धन्यवाद माननीय उपसभापति जी। मैं मेजर पोर्ट अथॉरिटी 2020 के सपोर्ट में खड़ा हुआ हूँ। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय मंत्री जी मनसुख मांडविया जी को ये विधायक लाने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। भारत के 16वां देश ऐसा है कि जिसका समुद्री तट करीबन 7,517 किलोमीटर का है और उसका जिस तरह पुराने ज़माने में जो डेवलपिंग था और इस ज़माने में अभी हमारे जो डेवलप हो रहा है। हाँ रमेश जी बोल रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ, आगे आ रहा हूँ। इसके साथ और माननीय महोदय सभापति जी, मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरह 1963 के अंदर जो कानून बनाए गए थे उसके अंदर 134 कानून वगैरह थे, उसको घटा के 76 कानून जो बनाए गए हैं और उसके साथ कई ऐसे प्रावधान दिए गए हैं जो पोर्टों को डेवलप करने के लिए, उसको व्यापार के लिए, प्रवासन के लिए और उसका ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काम में आए और उसका जो री इनकम है वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार को मिलने वाली है। मेरे आगे के जो वक्ता बहुत अच्छी बात कर रहे थे, मेरे गुजरात से भी आते हैं और वरिष्ठ धाराशास्त्री भी हैं। उन्होंने गुजरात की बात की, पंडित दीनदयाल कंडला पोर्ट की बात उन्होंने बताई, पर उन्होंने एक बात और जोड़नी रह गई कि थोड़े साल पहले हमारे भावनगर से जो गोगा का हमारा जेटी है, वहाँ से हजीरा का, सूरत का एक फेरी जो चालू हुआ है और जिस तरह जो कार्गो, ट्रकें लोडिंग, बसें लोडिंग, कार लोडिंग, टू व्हीलर लोडिंग करके एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र को ज्वाइंट करते हैं, जिस तरह हम लोग उसको जिस तरह माननीय प्रधानमंत्री जी ने अनावर करके चालू किया है। मुझे याद है कि 12-13 में जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे उस टाइम उन्होंने शिलान्यास किया था, पर ये जो कानूनों की दिक्कतें की वजह से करीब वो 2017 में ये काम चालू हुआ था। उसके बाद चालू होने के बाद ये रो फेरी की कितनी उपलब्धियों से कितना फायदा वहाँ के लोगों को, वहाँ के जो जनता है, वहाँ के प्रशासन को, कई लोगों को जो मुनाफा फायदा वगैरह जो हुआ है वो मेरे वरिष्ठ माननीय श्री शक्ति जी गोहिल जी को मालूम है, पर उन्होंने बताया नहीं। मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरह वो भावनगर से सूरत जाने का रास्ता करीबन 380 से 400 किलोमीटर का रोड मैप से जाने का रास्ता रहता है और आज ये रो फेरी के माध्यम से 80 से 90 किलोमीटर का जो रास्ता सी व्यू से होता है, उसमें फ्यूल भी बचता है, साथ में साथ पर्यटक को भी लाभ मिलता है, उसके साथ साथ ट्रकें वगैरह लोडिंग की जाती है, बसें भी लोडिंग की जाती है, कार भी लोडिंग की जाती है, टू व्हीलर भी लोडिंग की जाती है। उसके साथ साथ वक्त भी बचता है। पहले क्या था, 8 से 10 घंटा जाने के लिए लगता था, आने के लिए भी 8-10 घंटा लगता था और आज की तारीख के अंदर वहाँ जाने के लिए ओनली फॉर 4 घंटा लगता है और 4 घंटे के अंदर अगर कोई आदमी सुबह जाए तो शाम को वापस आ सकता है। इस तरह की सुविधा वहाँ रखी गई हुई है। साथ में इस पोर्ट को डेवलप करते हुए काफ़ी सारे उसको ध्यान में रखते हुए 12 पोर्टों को डेवलप करने का माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मनसुख मांडविया जी ने ये प्रावधान किया। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथ में मैंने देखा कि औरों पोर्ट को लिए प्राइवेटाइजेशन की बात, पीपीए की बात हो रही है, उसमें काफ़ी हमारे वरिष्ठ लोगों को आपत्ति बता रहे हैं, पर हमको पोर्ट को डेवलप करना है, उसको आगे ले जाना है तो पोर्ट की स्वतंत्रता देनी चाहिए,
उसको स्वतंत्रता नहीं देंगे, उसको डेवलप नहीं करेंगे, तो हम जो कमाई जिस तरह के हमारा आज की तारीख के अंदर है, करीब करीब पोर्टों के माध्यम से 90 से 95 हमारा बिजनेस वगैरह होता है, उसमें करीब करीब 70 से 75% हम लोग उनसे रेवेन्यू लेते हैं। तो प्राइवेटाइजेशन से, उसके जॉइंट होने से वो कोई मालिक नहीं हो जाएगा, ये केंद्र और राज्य सरकार का ही मालिकाना रहेगा। अगर उनके अंदर जैसे जिस तरह 76 जो अधिनियम लाए गए उन्हें बारीकी से पढ़ा जाए, उनको ध्यान से अध्ययन किया जाए, तो मालूम पड़ेगा कि उनको डेवलप करने के लिए रखा गया है, नहीं कि उनको मालिकी के लिए दिया रखा है। तो मैं जितने भी जो मेरे वरिष्ठ सांसद हैं उनको बोलूँगा कि आप बारीकी से पढ़िए, उसके अंदर क्या है। कमियां तो ठीक है निकालते रहते हैं, अगर पार्टी अलग अलग है तो आपकी पार्टी ने दिया होगा कि आप कमियां निकालिए, पर अच्छी बात है जो देश के हित में है उसके बारे में बोलना चाहिए। इसके साथ साथ मैं कहने जाऊंगा कि पुराने साल के जैसे हमारे सौराष्ट्र के यहाँ पे काफ़ी सारे सांसद वगैरह हैं, तो गुजरात के अंदर आज से तीसरी या चौथी सदी के अंदर वहाँ एक ऐसा डेवलपमेंट लोथल करके वहाँ का पोर्ट का डेवलपमेंट, ये विश्व का पुराना पोर्ट डेवलपमेंट वहाँ पे था, और उसका आज भी कई कई जगह पे अवशेष वगैरह है। और उस टाइम के उस जमाने के अंदर बाहर से जो शिप आते थे या तो भारत में जो शिप जो थे उसको कैसे किस तरह लोडिंग किया जाता था, किस तरह उसके अंदर माल डोला जाता था, किस तरह मजदूरों को काम मिलता था, किस तरह जहाजें बनाए जाते थे, किस तरह जहाज़ों की मरम्मत की जाती थी, वो सब उस बंदरगाह पे होता था। तो इस तरह का पूरे भारत के अंदर सब जगह इस तरह का हमारा ध्यान होना चाहिए, चालू होना चाहिए, जिस तरह से पोर्ट डेवलप हो। पोर्ट डेवलप से हम जिस तरह मैंने बताया कि आने वाले वक्त के अंदर जिस तरह भारत का जो डेवलप हो रहा है, जिस तरह विकास हो रहा है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सोच रहे हैं कि हमारे भारत को जिस तरह पूरे वर्ल्ड में जे पुराने जमाने में सोने की चिड़िया जो हम कहते थे, उस तरह फिर से हमारा भारत एक अलग का स्थान और एक अलग रहे। तो हर एक क्षेत्र के अंदर, चाहे वो रोड के माध्यम से हो, समुद्री के हो या हवाई जहाज से हो, सब जगह से हमारा कोई ना कोई डेवलपमेंट होना चाहिए। इसके साथ साथ मैं इससे भी पुराने ज़माने में ले जाऊंगा। जब मैंने एक किताब में पढ़ा था जो चाणक्य जी ने लिखा था कि उस ज़माने में हमारी जो जहाज़ों को किस तरह के रख रखाव रखना चाहिए, किस तरह उनके जो कैप्टन जो हम बोलते हैं वो नावा अध्यक्ष करके उस ज़माने में उनको बोला जाता था, और जो समुद्री मार्ग था उसका कोई किसी हमारे जो भारत के किसी को ज्ञान था, तो हमारे भारतीयों को जो ज्ञान था कि समुद्री मार्ग से जो चलते थे तो किस तरह वो समुद्र के मार्ग से पूरे वर्ल्ड के अंदर वो व्यापार बिजनेस करने के लिए, धंधा करने के लिए जाते थे, और कई अलग अलग जगह पे अपनी जो भारत की जो है चीज़ों, जिस तरह सिल्क हो, गरम मसाले हो, कॉफ़ी हो, इसके साथ डायमंड ज्वेलरी और इत्यादि जो चीज़ें वो दूसरे देश के अंदर बेचने जाते थे। उस जमाने में जो रोड मैप था, मतलब समुद्री मार्ग का जो चयन करना था, तो उस जमाने वो कैसे करते थे। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग बात उस जमाने के चाणक्य जी की किताब में लिखी हुई है। उसके अंदर ऐसा जो जहाज के अंदर एक बड़ा सा बर्तन रहता था और वो ऑयल से, मतलब वहाँ की तेल से कोई अंदर रखा रहता था, और मैग्नेटिक फिश का एक उसके अंदर रखा जाता था। उससे रास्ता मालूम पड़ता था कि ये किस तरफ का, वेस्ट ईस्ट नॉर्थ, सब उस रास्ते से मालूम पड़ता था, उस फ्लोटिंग फिश से मालूम पड़ता था। आज हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से काफ़ी सारे, मान लीजिए नेविगेशन हो या इत्यादि कई चीज़ों से हम लोग कहाँ जाना है, किस तरह जाना है, रास्ते मिलते हैं। पर उस जमाने में आज से करीबन तीसरी चौथी 2000-3000 साल पहले की बात कर रहा हूँ, उस जमाने में हमारी एडवांस टेक्नोलॉजी थी, और वो एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से हम लोग
भारत के अंदर शिप निर्माण भी करते थे, शिप की मरम्मत भी करते थे, उसके साथ साथ इस तरह के शिप भी बनाते थे, जहाज बनाते थे कि जो जहाज व्यापार के लिए भी काम आते थे, टूरिज्म के लिए, प्रवास के लिए भी काम में आते थे। और उस जमाने के अंदर जो हमारे जंग कि उस जमाने के अंदर जो जहाज के साथ कई ऐसे लोग रहते थे कि वहां पे लड़ाई वगैरह जब होती थी तो लड़ाई के लिए जो जहाज बनाया जाता था उसका भी एक अलग ढांचा रहता था। इस तरह की हमारी टेक्नोलॉजी डेवलप उस जमाने में हुई थी। तो इसको इसी तरह ध्यान में रखते हुए पोर्ट बिल के अंदर जिस तरह माननीय मंत्री जी मनसुख मांडविया जी जो लाए हैं, उसके अधिनियम के अंदर बहुत सारी सुविधा ऐसी रखी गई है कि जिससे आने वाले वक्त के अंदर भारत को बहुत बड़ी सुविधाएं मिलने वाली हैं। मेरी बात खत्म करने से पहले एक और बात बताता हूं। मुझे एक किताब में और भी मैंने पढ़ा था जिसके अंदर जुइस के एक राजा ने उस जमाने के अंदर जब हमारे भारत के व्यापारी वो हमारी जो चीजें बेचने के लिए जाते थे तो वहां पे जो आभूषण वगैरह, डायमंड वगैरह, इसके साथ गरम मसाले हो, कॉफी हो, कई जो दवाइयां हो, मेरी एक मिनट में खत्म कर देता हूं सर। उस जमाने के अंदर जो बेचने जाते थे तो बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि वहां के जो दूर के देशों के जो राजा वगैरह, महाराजा वगैरह जो रहते थे वो भारत से यहाँ के हमारे आज का जो हमारा राष्ट्रीय पक्षी वगैरह जो है मोर, पीकॉक, वो वहां पे उन रानियों के लिए जहां पे वो व्यापार वगैरह करते थे उन रानियों के तोहफे के लिए लेके जाते थे। उस तरह का वो हमारा संबंध वगैरह जो बनता था। और मैं माननीय के माध्यम से माननीय मनसुख जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद, आभार। धन्यवाद।